मिसाल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। बाड़ी में संपन्न हुई जन जागरण जन संवाद पदयात्रा। बढ़ती महंगाई बेरोजगारी जन जागरण अभियान के तहत जन जागरण जन संवाद पदयात्रा का प्रथम चरण बाड़ी में संपन्न हुआ। विदिशा संसदीय क्षेत्र से विंग कमांडर अनुमा आचार्य एवं मोहना सुस्तानी द्वारा नेमावर पदयात्रा प्रारंभ की, जो देवास जिला, रायसेन जिले, सीहोर जिले के 275 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा करते हुए बाड़ी में संपन्न हुई। इस प्रथम चरण के जन जागरण जन संवाद पदयात्रा का समापन कार्यक्रम में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह पहुंचे। जयवर्धन सिंह ने महिला शक्ति का सम्मान किया और उनके साथ जन जागरण जन संवाद पदयात्रा में सम्मिलित होकर पदयात्रियों का हौसला अफजाई की। बुलंदशहर में कोविड टीकाकरण का काम छोड़कर धरने पर बैठ गए स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे स्वास्थ्य कर्मचारी। समान कम तो समान वेतन की मांग भी शामिल। हड़ताल पर जाने से कोविड-19 टीकाकरण और सैंपलिंग के साथ साथ प्रोग्रामिंग व रिपोर्टिंग काम रुका हुआ है। धरने में एएनएम, बीपीएम यूनिट, आरबीएस के टीम, एलटी स्टाफ नर्स, सीएचओ, डाटा ऑपरेटर और संविदा डॉक्टर शामिल हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारदा है और किस डिपार्टमेंट में और किस पद पर आप तैनात हैं? मैं एएनएम हूँ और मैं जंगीराबाद सीएससी से हूँ। अच्छा, जैसा आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या डिमांड्स हैं आपकी, और कोविड का जो अभियान चल रहा है वो किस तरह से रुका हुआ है? हमारी डिमांड ये है कि हमें जो कोविड का पैसा मिलना था, हमें एक भी पैसा अभी तक मिला नहीं है। हम लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। हमारी आधी से ज़्यादा सैलरी पेट्रोल में जा रही है। हम बहुत परेशान हैं इससे और मेन मांग हमारी ये है कि हमें नियमित करें। जहाँ हम हैं हमें वहीं नियमित करें। अच्छा, कोविड टीकाकरण का क्या स्थिति होगी, क्योंकि आप लोग करते हैं कोविड टीकाकरण? कोविड टीकाकरण सारा बंद पड़ा है। जहाँ वैक्सीन गई है वहाँ से वैक्सीन वापस आ चुकी है सर। अच्छा, आप लोग कितने पढ़े लिखे हैं और कितना पैसा आपको नौकरी में इसमें मिलता है? मैंने ग्रेजुएशन करा है और डिप्लोमा किया है हमने। उसके बाद हम संविदा पे लगे हैं। हमें कुल 12,000 से सैलरी है। इसमें हम घर का खर्च चलाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं या अपना पेट्रोल का खर्च करें। इतने पैसों में हम क्या क्या करें? क्या नाम है आपका और किस पद पर आप तैनात हैं? मैं सीएचओ उषा मालागढ़ ब्लॉक पे हूँ। अच्छा, आप क्या क्या काम करती हैं? हम सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का एनसीडी स्क्रीनिंग वगैरह ये सब हमारा काम है। हम उपकेंद्र पे बैठते हैं और कोविड टीकाकरण भी आप ही करते हैं? कोविड टीकाकरण पिछले 1.5 साल से, जब से कोविड आया है तब से हम कोविड में ही काम कर रहे हैं। तो जो आज यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? आज हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमें 2.5 साल हो गए हैं मालागढ़ ब्लॉक पे काम करते हुए और हम एक संविदा कर्मचारी हैं, लेकिन आज तक हमें अपनी नौकरी की श्योरिटी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें समान कर समान वेतन मिले। जहाँ पर हम अपने घरों से 500-1000 किलोमीटर दूर यहाँ पर तैनात हैं, कम से कम जहाँ रिक्त पद हैं हमें वहाँ पर पोस्टिंग मिल सके। हम अपने घर, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपना वक्त बिता सकें। हम यहाँ जब से कोविड का काम शुरू हुआ है, जब से कोविड आया है, हम एनएचएम, जितने भी एनएचएम वर्कर हैं वो सभी लोग बहुत ही मेहनत से और लगन से काम करते हैं, लेकिन हमें उसका कोई रिगार्ड नहीं मिलता। और हम सिर्फ आप पर जिम्मेदारी टीकाकरण की है। टीकाकरण आप तो यहाँ पे हैं तो कौन लोग कर रहे होंगे या बंद है आपका टीकाकरण? आज टीकाकरण बंद है। किसी भी ब्लॉक पे आज टीकाकरण नहीं हो रहा है और जहाँ हो रहा है वहाँ पे परमानेंट स्टाफ काम कर रहा है। सभी एनएचएम जितने भी वर्कर हैं वो सभी लोग यहाँ इस जो प्रदर्शन है यहाँ पर शामिल हुए हैं। कुसमी थाना मंडी में नए गोदाम का कार्य 70 लाख की लागत से बनाए जा रहे, जिसका जायजा लेने क्षेत्र के विधायक पहुंचे। बन रहे नए गोदाम के कार्य को देखा गया, जहां कोई गुणवत्ता वाला काम देखने को नहीं मिला। कार्य से संबंधित अधिकारियों व इंजीनियर को विधायक जी के द्वारा फटकारते हुए कहा गया कि आप लोगों के द्वारा ये कार्य सही नहीं हो रहा है। बन रहे शेड को मैंने देखा, नीचे मिट्टी भर के ऊपर शेड बना रहे हैं। क्या ये सही है? मैं इस काम से संतुष्ट नहीं हूँ।
क्या लोगों को मंडी बोर्ड का एक गोदाम बन रहा है, कितना का है ये तो मैं पूछा नहीं, लेकिन 70 लाख उसमें जो निर्माण हो रहा है, जो बेस बन रहा है, उसको देख कर के मैं संतुष्ट नहीं हुआ और मैं अभी काम रोकवा के जा रहा हूँ। और अगर पुनः काम चालू होगा तो उसमें मैं 1-2 लोगों का समिति बना दूँगा जिसके देख रेख पर पूरा काम होगा। काम को लेकर किस तरह से चाहेंगे कि ये काम कर रहे हैं, अधिकारी लोग भी उपस्थित नहीं रहते हैं, इंजीनियर को बराबर देख रेख करना चाहिए, तो क्या चाहेंगे कि विधानसभा में काम अच्छा हो जाए? ये तो मंडी बोर्ड का लापरवाही निश्चित रूप से है और अभी अधिकारी भी आए हुए हैं, मैं उनको बोल दिया इस तरह अगर लापरवाही अगर करेंगे तो हम काम रोक देंगे, काम होने नहीं देंगे। इतना घटिया काम नहीं होगा मेरे क्षेत्र में। भिंड में आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आशा एवं आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के मिशन संचालक के नाम पर ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान आशा एवं आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं को विभिन्न कार्यों के लिए दिया जाने वाला मानदेय अचानक बंद किए जाने के फैसले को वापस लेने की मांग की गई। हम लोग आशा और आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता हैं। हम लोगों को जनवरी 2020 अप्रैल से जब से ये कोविड की कार्यक्रम शुरू हुए हैं तभी से 33 रुपये प्रतिदिन आशा कार्यकर्ताओं को और 16 रुपये प्रतिदिन आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा था कोविड-19 में काम करने के लिए। इस दौरान हमारे काम थे कि बाहर से आए हुए लोगों की लिस्टिंग करना, लोगों का फॉलोअप करना, बीमार लोगों की चिन्हित करना, उनका ट्रीटमेंट कराना, उनकी जांच करवाना, उनको आइसोलेट करना और ये तमाम सारे काम हम लोग बहुत सफलतापूर्वक कर रहे थे। और अभी वैक्सीन जब शुरू हुआ तो हमने उसमें भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। अभी देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश में 1 करोड़ का टारगेट पूरा हुआ है, तो ये आशा कार्यकर्ताओं के दम पर। और NFHS के जो बुधवार को आंकड़े जारी हुए उसमें भी बताया गया कि आशा कार्यकर्ताओं का सराहनीय योगदान था, इसलिए भारत देश में मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य स्थिति में, स्वास्थ्य सूचकांक में सुधार हुआ है। इसके बाद हम लोगों को हार्ट अटैक जैसी एक खबर मिलती है कि आप लोगों का 33 रुपये प्रतिदिन आशा कार्यकर्ताओं का और 16 रुपये प्रतिदिन सहयोगिनी कार्यकर्ताओं का बंद किया जाता है। बंद भी कब से किया जाता है? सितंबर से बंद किया जाता है। नवंबर चल रहा है और आप सितंबर की खबर हमें अभी दे रहे हैं, वो भी लिखित में नहीं दे रहे। एक व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आपने हमारा प्रोत्साहन बंद कर दिया। अरे आप प्रोत्साहन बंद कर दिए तो काम भी तो बंद कर दीजिए। काम के लिए हम पर इतना दबाव है कि लिखित में नोटिस है, आपको नौकरी से निकाल देंगे, आपका प्रोत्साहन खत्म कर देंगे। किसकी जेब से आ रहा है हमारा प्रोत्साहन? किसके द्वारा ये दिए जा रहे हैं? ये NHM के डिप्टी डायरेक्टर है डॉक्टर शैलेश शाकले जी, उनके एक व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही ये पेमेंट बंद कर दिया गया है। आपको लिखित में नहीं है? कोई लिखित आदेश नहीं। और लिखित आदेश क्यों हो? अगर कोविड चल रहा है तो कोविड से संबंधित प्रोत्साहन भी चलना चाहिए। विदेशों में लॉकडाउन जैसी स्थिति है, हमारे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन जैसी स्थिति है, फिर कोविड का प्रोत्साहन बंद क्यों हो? जब कोविड का काम होगा तो कोविड का पेमेंट भी होगा। अरे बंद करना है तो नेता मंत्रियों की 3-3, 4-4 पेंशन चल रही है, उनकी एक पेंशन बंद कीजिए। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा 2 महीने से जो भुगतान नहीं दिया गया है, जो धोखाधड़ी से काम करवाया गया है, सरकार ने हमसे धोखाधड़ी से काम करवाया, ये फ्रॉड है। आप किसी से बंधुआगिरी की तरह निःशुल्क काम करवा रहे हैं। किसी की महिला को ले जा करके एक दिन खाना बनवा के देख लो, निःशुल्क नहीं बना सकती, लेकिन हम लोग अपने जी जान को जोखिम में डाल करके लगे हुए फील्ड में काम करने पे, तो सरकार तुरंत से तुरंत हमसे माफी मांगे और 2 दिन के अंदर हमारा ये भुगतान दे और इस भुगतान को जब तक कोविड चलेगा तब तक नियमित करें। आपकी समस्या का निराकरण नहीं होता क्या होगा आगे? अगर हमारी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो ये पूरा कोविड महाअभियान तो छोड़िए, तीसरी लहर आ रही है, सरकार को और सारी जिम्मेदारों को ये पता चल जाएगा जब हमारे द्वारा ये सबको सफल किया गया है तो हमारे न होने से इस पर क्या असर पड़ेगा। क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह ने जिला मुख्यालय बलरामपुर के नए बस स्टैंड का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम में जिले के अधिकारी और जनप्रतिनिधि के साथ गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। आपको बता दें, बलरामपुर जिला मुख्यालय में 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाले सर्व सुविधा युक्त नए बस स्टैंड का लोकार्पण मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बृहस्पति सिंह के द्वारा फीता काटकर किया गया। बलरामपुर जिले को और बलरामपुर शहर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कृपा से, सहयोग से और जिला प्रशासन की सक्रियता से आज बस स्टैंड का शुभारंभ हुआ है। और आज से हमारे बलरामपुर शहर जो लगातार दुर्घटना होता था, लगातार जाम होता था, ये सारे से वंचित हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से बड़ा बस स्टैंड बन गया है, सारी सुविधाएं युक्त है
और यहाँ पे सभी गाड़ियों को रुकने ठहरने का हो जाएगा। इससे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगा और इसके लिए बलरामपुर ज़िले वासियों को, जिला मुख्यालय होने के नाते, और बलरामपुर शहर वासियों को और जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। महोदय, अभी नए बस स्टैंड का आपके द्वारा लोकार्पण किया गया है और अगर देखें तो कुछ कमियां दिख रही है, जिसमें अपन ये कहें कि यात्रियों के शौच का व्यवस्था के लिए सार्वजनिक शौचालय जो है यहाँ पे नहीं बनाया गया। कब तक क्या आपकी ओर से काम किया? ये अभी कुछ काम अधूरे रह गए हैं। जैसे उसका गड्ढा जितना पाटना था पूरे में पाट के उसके अंदर लेबलिंग करेंगे, उसके अंदर बस खड़ा होने की व्यवस्था करेंगे। शौचालय जो महिला का, पुरुष का अलग अलग जो सामुदायिक शौचालय बनना है वो भी अभी तुरंत ये लोग चालू करेंगे। जो अभी फ़िलहाल जितना है उतना में काम भी चलते रहेगा और तुरंत के तुरंत काम भी चालू कर रहे हैं। तो ऐसी करके हम लोगों ने बस स्टैंड जिला मुख्यालय का है सबसे 1 नंबर का बस स्टैंड बनाने का पूरा पुरजोर प्रयास होगा। इसके लिए आवंटन और राशि की आवश्यकता होगा तो और उपलब्ध भी कराएंगे। हुआ है, जिला प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है। यहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के किस तरह प्रयास रहेगा? बहुत दिनों से ये प्रयास चल रहा था कि बस स्टैंड को शिफ्ट किया जाए, किन्हीं कारणोंवश वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में और नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों के अथक प्रयास से ये पॉसिबल हुआ है। जो मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है और जैसा बता रहे थे कुछ मूलभूत सुविधाओं की कमी है, तो उसको तात्कालिक रूप से कैसे, जैसे टॉयलेट की होगा या पानी का हो गया, इन सब व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया जाए उसको हम जल्दी करा देंगे। जो जैसा माननीय विधायक महोदय बता रहे थे कि लेवलिंग और इसकी उसका एक मद से हम कहीं से उसको स्वीकृत करेंगे, लेकिन इसको सर्व सुविधा युक्त बनाने का पूरा प्रयास रहेगा और उसको हम लोग बहुत जल्दी ही कर लेंगे। दूसरी चीज़ सर, ये जिला हॉस्पिटल अपने प्रदेश में एक अच्छा प्रयास सभी का रहा, जिस वजह से आज नाम हुआ है जिला का। किस चीज़ में ये प्रथम आया और किस तरह की व्यवस्थाएँ? जो स्वच्छता में सबसे नंबर 1 रैंकिंग में आया है हमारा ज़िला अस्पताल बलरामपुर। मैं सभी ज़िले वासियों को, स्वास्थ्य की पूरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूँ। मेरे लिए पुरस्कार का मतलब खुशी तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा जिम्मेवारी भी होता है, क्योंकि अगर रैंक 1 कोई आए, कोई व्यक्ति, और उसको पाना आसान होता है लेकिन उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है, तो हम लोग पे एक एडेड प्रेशर हो गया है कि उसको कैसे मेंटेन किया जाए और इसके लिए बहुत ही मेहनत की ज़रूरत होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो आमजन हो गए, हमारे स्वास्थ्य के अधिकारी कर्मचारी हो गए और भी जो भी डिपार्टमेंट के लोग जो उससे संबंधित है, सभी लोग उसको नंबर 1 बनाने में पूरा सहयोग और पूरी उनकी सहभागिता रहेगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिटी कोतवाली क्षेत्र में लापता बच्ची का शव बरामद होने से नगर व इलाके में सनसनी फैली। अधिकारी मौके पर पहुंचे। नगर के बीच स्थित जदीद चौकी क्षेत्र के मोहल्ला त्रिलोकीपुरम गली नंबर 5 में एक 8 वर्षीय लापता बच्ची की डेड बॉडी मोहल्ले के घर में एक कमरे से बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। खबर फैलते ही लड़की के घर और मोहल्ले में कोहराम मच गया। मासूम बच्ची के बलात्कार के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। परसों शाम की 5:30 बजे करीब मेरी उन्होंने मुझसे 5 रुपये लिए, बाहर निकल गई मेरी बच्ची। और जब बाहर निकल गई तो फिर वो लौट के नहीं आई। फिर हमने पूरी रात तलाश करा, फिर रिपोर्ट लिखवाई है थाने में आके, फिर उससे अगले दिन भी तलाश। आपको कैसे जानकारी हुई थी? अब ऐसे जानकारी हुई थी कि हमने कैमरे तलाश करने लग गए थे। हम जानकारी में जुटे रहते हम सब 3 दिन से।
अब हमारी गलियों के सामने भी अंदर कैमरे लगे हुए थे, तो महल्ले वाले, एक हमारा बच्चा बड़ा वाला, वो बोला इनके भी कैमरे लगे, इनमें देख लो एक दफा। तो कैमरे जब देखा तो बालक को उसमें मोटरसाइकिल पे से उतारा जा रहा है, मोटरसाइकिल से उतारा जा रहा है मेरी बच्ची को, और उससे घर में ले जाया जा रहा है। किसका मकान था वो इसी का ही मकान था, पठानों में है, अमजद। अच्छा। उसके बाप का नाम इलियास। क्या ये बच्ची को आपके साथ ढूंढवा भी रहा था 2 दिनों से? है जी। आरोपी जो है ये बच्ची को ढूंढवा भी रहा था आपके साथ में? नहीं, मेरी बालक तो वहीं खेलती थी गली में, बच्चों के साथ में, वहीं से उठाया गया था बच्चों के पास से। नहीं पुलिस के साथ नहीं, ये नहीं, इनने ना ढूंढवाया, ना आया, ना देखा, कुछ नहीं। तो सीसीटीवी के जरिए आपको आज जानकारी ऐसे मिली, महल्ले के 1-2 आदमी और हमारा बड़ा लड़का, उनने कैमरे में देखा जाके, उसी के गली में जाके, तो कैमरे में हमने अपनी बेटी को पहचान ली, उसे मोटरसाइकिल से उतार के कमरे में ले जाया जा रहा था। तो अब किस हालत में आपकी बेटी मिली थी? अब तो खत्म हो चुकी थी मेरी लड़की, उसके निशान मतलब मार दी चुके थे उसे। हाँ। कितनी उम्र की थी आपकी लड़की? 6 साल की बच्ची थी जी, 6 साल की। ठीक, बैठ जाओ। गौरेला पेंड्रा मरवाही 4 दिसंबर 2021 जिले में कोरोना के 4 पॉजिटिव केस मिलने पर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लेते हुए जिले वासियों से अपील की है कि ये संक्रमण से बचने कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें। उन्होंने कलेक्टर के सभाकक्ष में स्वास्थ्य अमले की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मरवाही के सभी नागरिकों को नमस्कार। देश, प्रदेश और जिले में कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए मैं आज आप सबसे अपील करती हूँ। आप लगातार अखबारों में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ओमिक्रॉन करके एक नया वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है। उसके साथ ही अन्य वेरिएंट्स के भी केसेस देश में भी, प्रदेश में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम जहाँ पे हैं वहाँ पे सतर्क हो जाए और कोविड से बचने के हर उपायों को अपनाने लगे। पिछले 2 दिनों में ज़िले में भी कोरोना के 4 केसेस डिटेक्ट हुए हैं। इससे हमको और सतर्क होने की आवश्यकता है। मैं ज़िले के सभी निवासियों से ये अपील करती हूँ कि आप कोविड के समस्त नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बना के रखें, अति आवश्यक हो तभी घर से निकलें, अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं और संक्रमण से बचें। सबसे ज़रूरी अपील यही है कि 18 साल के ऊपर के सभी उम्र वाले जो कोविड के टीकाकरण से छूटे हैं वो नियमित अंतराल में अपने दोनों टीका लगा लें। टीका एकमात्र बचाव का हमारे पास रास्ता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस जंग में आप सब जिला प्रशासन का सहयोग करेंगे और हम तीसरी लहर को आने से पहले ही रोक पाएंगे। धन्यवाद। जालौन में जिला सहकारिता बैंक का 106वां वार्षिक अधिवेशन मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार के नेतृत्व में सहकारिता के क्षेत्र में नई क्रांति आई है। सरकार ने सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए इसका अलग से मंत्रालय बनाया है, जिसका लाभ सरकारी समितियों के जरिए किसानों को मिल रहा है। जिले के युवाओं के लिए क्या सौगात? विशेष रूप से जिला के युवाओं के लिए और विशेष रूप से गाँव में जो छोटे छोटे काम करने वाले हैं, जो फुटकर काम करते हैं, कुछ थोक काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो विभाग है MSME, हमारा सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय है, उस मंत्रालय के माध्यम से गांव में जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, जो छोटे छोटे काम नहीं कर पाते हैं, काम करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उन्हें ही हम लोग लोन के माध्यम से, सब्सिडी के माध्यम से उन्हें हम विभाग के द्वारा उन्हें पैसा दिया जाता है, जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें और अपने आप को सुधार कर सकें। क्योंकि बेकार आर्थिक स्थिति के उनकी सामाजिक स्थिति सुधर नहीं सकती है। तो जब हम आर्थिक स्थिति उनकी सुधारेंगे तो सामाजिक स्थिति उनकी सुधरेगी, गाँव की सुधरेगी और गाँव की सुधरेगी तभी जिले की सुधरेगी, जिले की सुधरेगी तो उत्तर प्रदेश की सुधरेगी और उत्तर प्रदेश की सुधरेगी, जब हमारा देश शक्तिशाली बन सकता है। हम लोग छोटे छोटे उद्यमियों को अपना लोन के माध्यम से सहयोग देके हम धन्यवाद देना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी को, जो कोरोना काल में हमारी जो MSME विभाग की जो यूनिटें थी, जो हमारे कंपनियां थी, वो कुछ शिक हो गई थी, वो बंद होने की कगार पे थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहले चरण में 3 लाख करोड़ रुपए दिए, दूसरे चरण में 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए। तो इस तरीके से 4.5 लाख करोड़ रुपए उन्होंने, ये छोटी छोटी यूनिटें हैं गाँव गाँव में हर जगह फैली हुई है, उन्हें ECL GS योजना के अंतर्गत उन्हें 2,86,000 करोड़ रुपए
उन्हें लोन के रूप में दिया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो कंपनियां हैं जो एक बार बैंक से लोन लेती हैं, कोई उनका सहयोग नहीं करते हैं, दोबारा लोन मिलता नहीं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपनी इस विभाग के द्वारा उन्हें अपनी गारंटी पर उन्हें वो लोन दिया गया है। विशेष रूप से ये 2.86 लाख करोड़ रुपये उन कंपनियों को मिला है, जिससे वो सुचारू रूप से आज फिर कोरोना काल में भी जो कोरोना में आवश्यकता थी, चाहे मास्क की आवश्यकता थी या न और इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता थी, इन छोटी छोटी बनाने का काम किया है और उससे ये भाग बहुत आगे बढ़ा है। विशेष रूप से मैं देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस विभाग को मुझे दिया है और आज मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ अपने बड़े भाई के प्रति कि उन्होंने जेडीसी बैंक की जो AGM थी आज मुझे बुलाकर यहाँ जिले के सभी किसानों के साथ हमारा एक परिचय हुआ है और हम अपने सभी जिले के सभी किसानों से मिलने का हम सौभाग्य प्राप्त किया है। इस था इस कार्यक्रम का विशेष रूप से आज डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हमारी जो जालौन में है जेडीसी बैंक, उसका वार्षिक अधिवेशन 106वां वार्षिक अधिवेशन था, उसके कार्यक्रम में आए थे और विशेष रूप से इस जेडीसी बैंक के सभापति अध्यक्ष रूप में हमारे बड़े भाई अध्यक्ष भंडारी जी हैं और ये विशेष रूप से और सब लोग हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष भी गना जी भी थे और हमारे तिवारी जी भी विष्णु सिंह मुर्मू भी थे। आज विशेष रूप से उसका जो 106वां अनेक वो AGM की जो बैठक थी, आज सामान्य तरीके से जो प्रस्ताव थे किसानों को कैसे सहूलियत दी जा सके इस जिले में, हमारे उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है, थोड़ी बहुत किसानों को अगर खाद की दिक्कत हुई है, लेकिन यहाँ ये दिक्कत पैदा नहीं होने दी क्योंकि यहाँ का संचालक मंडल है और ये चारों तरफ से निगाहें रखा था कि इस तरीके से हमारे किसान परेशान न रहे और कहीं कोई दिक्कत भी आई बीच में रह के बीच में रुक गई थी कानपुर के आगे। जैसे ही हम लोगों को सूचना AR के द्वारा जानकारी हुई, अध्यक्ष जी की जानकारी हुई, तो हम लोगों ने GM से बात करके GM से बात करके उस रेक को तुरंत जनपद जालौन भिजवाया। यहाँ आने के बाद किसानों को सभी किसानों को वो खाद वितरित की गई। MSME विभाग है। रेत माफियाओं की मनमानी चरम सीमा पर है, फिर भी खनिज विभाग कार्यवाही के लिए खानापूर्ति कर रहा है। जिले में रेत घाट बदलकर दूसरी जगह से रेत निकालना आम बात हो गई है। इसी तरह गाड़ापाली भादा में ठेकेदार चित्रकुमार जायसवाल द्वारा रेत घाट बदलकर अवैध तरीके से रेत खनन किया जा रहा है, जबकि खनिज विभाग इस पर मौन साधे हुए है, जिससे अधिकारियों के संरक्षण को नकारा नहीं जा सकता। अगर ऐसा कोई आपके द्वारा अगर आप बात रखी जा रही है ना, तो खनिज इंस्पेक्टर जो माइनिंग इंस्पेक्टर मौके में जाकर इसे जांच करेगा और जांच में अगर कोई गलत पाया जाए तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर। मौके पे देखा, ठीक है ना, और कहाँ स्वीकृत घाट है इसकी जानकारी आपको है, नहीं हमको नहीं है। ये तो तय होगा जब मौके पे इंस्पेक्टर जाके देखेगा कि खदान कहाँ स्वीकृत और कहाँ से उत्खनन हुआ है, उसके बाद तय होगा। अगर विधि सम्मत नहीं हो तो कार्रवाई की जाएगी उसमें। झांसी में जानकारी के अनुसार मऊरानीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम गढ़वा में प्राइमरी जूनियर विद्यालय में पदस्थ प्रधान अध्यापिका द्वारा बच्चों के साथ सही व्यवहार न करने पर आधा दर्जन से अधिक परिजनों ने आज मऊरानीपुर तहसील में उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि मिड डे मील का खाना नाम मात्र के लिए बच्चों को वितरण करती है। विद्यालय समिति ने जिसका अध्यक्ष बनाया गया है, उनके बच्चे विद्यालय में नहीं पढ़ते, बच्चों की पठन सामग्री बच्चों को नहीं दी जा रही, इसके साथ ही कभी भी समय पर विद्यालय में नहीं आती है। यदि कोई विरोध करता है तो झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है। क्या नाम है आपका? जी मोहनलाल। कहाँ के निवासी है? जी ग्राम गढ़वा। क्या समस्या है आपकी? जी हमारे यहाँ पर कंप्यूटर विद्यालय में एक इंचार्ज प्रधान अध्यापिका है जो उनके द्वारा बच्चों को बहुत ज़्यादा पीड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। क्या नाम है अध्यापिका का? जी श्रीमती चंदा देवी जी। क्या परेशानी है? बच्चों को सही मेनू से खाना नहीं मिलता है। बच्चों को वो उनका बताती हैं कि बच्चों को जो जूनियर के बच्चे हैं उनको 3 रोटी और जो प्राइमरी के बच्चे हैं उनको 2 रोटी मिलेगी, इसलिए बच्चे घर पर अधूरे एक देते हैं, 2 खा लेते हैं, अधूरे भूखे आ जाते हैं। बच्चे शाम को रोते हैं कि मैडम ने रोटी नहीं दी, समय से स्कूल नहीं आती हैं वो। ना जो फल मिलते हैं तो माह में एक बार फल मिला, वो भी आधा आधा। वो जो दूध मिलता है माह में वो भी एक बार मिला, वो भी पाउडर का। आपने इसकी शिकायत की है? जी जी। कहाँ? जी अभी SDM साहब को दिया, वहाँ पर हमने गांव में भी वहाँ जाकर उनसे भी कहा था। और बच्चों के साथ कोई भेदभाव है क्या? जी भेदभाव रखती हैं वे। कैसा?
ऐसा लगती है कि जो बच्चे हैं उनको अच्छी तरह से न बोलना, उनको धमकाना। अभी हाल में जब हम लोग गए तो उन्होंने वहाँ पर बच्चों से कहा कि यदि तुम कोई भी गाली के बच्चे का कोई आवाज़ उठाता है तो हम उनके साथ छेड़खानी एवं का वो गाली गलौज का केस कर देंगे। तो हम बच्चों ने जब घर बताया तो हम लोग पहले तो डर गए। हम लोगों ने कहा चलो सब लोग इकट्ठे गाँव के चलो शिकायत करेंगे, जब जो कुछ होगा तो हो जाएगा। क्या चाहते हो? जी सर, चाहने के लिए इंसाफ मिल जाए, हमारे बच्चों को न्याय मिल जाए, बच्चों को खाना मिलने लगे, समय से स्कूल आने लगे, मैडम बच्चों को पढ़ाने लगे, बच्चों को पढ़ा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।